नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर महेंद्र सुंदर जी ने लिखा है, आज इसका हम 49वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कल्टिवेशन ऑफ बाजरा की खेती के बारे में पढ़ेंगे। इस बुक में जो बाजरा की खेती से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बाजरा जो होता है इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है पेनिसिटम अमेरिकम। कहीं कहीं पर पेनिसिटम टाइफोइडस भी लिखा होता है, तो ऐसे समझिए पेनिसिटम टाइफोइडस और पेनिसिटम अमेरिकम ये दोनों ही किसके नाम हैं? ये दोनों ही बाजरा के बोटेनिकल नेम होते हैं। अगर हम इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसमें 2n14 होते हैं। ठीक, इसमें 2n क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 14, यानी 14 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। बाजरा इज नोन बाय डिफरेंट नेम लाइक कैटल मिलेट, कैंडल मिलेट, डार्क मिलेट एंड स्पाइक्ड मिलेट। जो बाजरा होता है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कैटल मिलेट, कैंडल मिलेट, डार्क मिलेट और स्पाइक मिलेट। इन सब नामों से इसको जाना जाता है। हाई क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स 2.7% इज फाउंड इन बाजरा एमंग द सीरियल। अगर हम जितने भी सीरियल की क्रॉप हम ग्रो करते हैं, चाहे गेहूँ हो, धान हो, मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो या और भी जो कुछ बच रहे हैं, उसमें जितने भी सीरियल्स हैं, अगर उसमें हम मिनरल की बात करें कि सबसे ज़्यादा मिनरल किस सीरियल क्रॉप में होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मिनरल होता है वो होता है बाजरा की क्रॉप में। कितना होता है? 2.7%। राजस्थान हैविंग फर्स्ट पोजीशन बोथ इन एरिया एंड प्रोडक्शन। अगर हम बाजरा के एरिया और प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे आता है। राजस्थान में कल्टीवेशन भी ज़्यादा मात्रा में होती है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा मात्रा में होता है। इन पर्ल मिलेट द रूट, बाजरा को एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम पर्ल मिलेट। ठीक, पर्ल मिलेट द रूट कमिंग out from the second and third node provide support to the plant and are called crop or break roots। बात समझो कि जो बाजरा का प्लांट होता है, पर्ल मिलेट का प्लांट, उसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, ऐसे ढेर सारे नोड और इंटर नोड होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो दूसरा और तीसरा, यानी कि ये तो रूट वाला पोर्शन वाला हो गया, इसके बाद ये वाला और ये वाला, कभी कभी तो यहाँ तक हो जाता है। तो ये दूसरा तीसरा और जो नीचे वाले नोड्स होते हैं, नीचे वाले जो नोड्स होते हैं 2-3 नोड्स, यहाँ से ब्रैक्स रूट निकलती है। ये रूट जो निकलती है, ये रूट पौधे को जब धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगता है तो उस समय उसको सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर हवा चलेगी और खेत में नमी ज़्यादा है तो पौधे के गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ जैसे पौधा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती जाती है। तो जो ये ब्रैक्स रूट निकल रहे होते हैं ये पौधे को सहारा भी देते हैं जिससे वो उखड़े ना, उखड़ के गिर ना जाए, और साथ में इसके पौधे की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करते हैं। कौन से रूट? ये ब्रैक्स रूट। कहाँ पाए जाते हैं? नीचे के 2-3 नोड होते हैं बाजरा में, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसी तरीके से मैंने मेज में भी बताया था कि मेज में भी ब्रैक्स रूट पाए जाते हैं। हाईएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप एमंग सीरियल एंड मिलेट। जितने भी सीरियल और मिलेट्स की क्रॉप हम ग्रो करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि ड्रॉट टॉलरेंट यानी कि सूखे के प्रति सबसे ज़्यादा सहनशील कौन सी फसल है, तो वो आपकी बाजरा की फसल है। बाजरा की जो फसल होती है ये सूखे के प्रति सबसे ज़्यादा सहनशील फसल मानी जाती है। एमंग द सीरियल द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर पर्ल मिलेट इज लोवेस्ट। जैसा भी मैंने बताया कि सूखे के प्रति सबसे ज़्यादा सहनशील फसल है, उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी जो बाजरा की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो भी अन्य सीरियल्स के मुकाबले बहुत कम होती है। कितनी होती है? लगभग 250 से 500 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है। अगर ऐसा एरिया हो कोई जहाँ पर साल भर में 250 से 500 मिलीमीटर बरसात होती हो तो वह एरिया बाजरा की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। बट ये जो क्रॉप होती है बाजरा की, ये वाटर लॉगिंग के प्रति सेंसिटिव होती है, यानी कि अगर कोई ऐसी फील्ड हो जहाँ पर खेत में पानी भर जाता होगा तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाती होगी, तो दैट फील्ड इज नॉट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ बाजरा क्रॉप। इन पर्ल मिलेट द इन्फ्लोरोसेंस इज प्रीडोमिनेंटली प्रोटोगाइनस एंड
Therefore, stigma are seen a few days before the appearance of anther, which greatly facilitate natural क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझो, मेल और फीमेल पार्ट की मैच्योरिटी के हिसाब से प्लांट को दो टाइप में डिवाइड करा गया है। जब मैंने आपको हार्टिकल्चर पढ़ाया था तो उसमें बताया था, एक होता है प्रोटेंडरी, एक होता है प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस, प्रो मतलब पहले, ऐसा सब बात समझो, प्रो मतलब पहले और गाइनस मतलब क्या होता है, फीमेल से रिलेटेड होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, प्रोटोगाइनस यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनस बोलते हैं। फिर से एक बार सुनो, वह प्लांट जिसमें फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है उसको हम प्रोटोगाइनस बोलते हैं। अब प्रोटेंडरी क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनमें स्टिग्मा पहले, उसमें एंथर पहले मैच्योर होता है उसको हम प्रोटेंडरी बोलते हैं। यानी कि जिसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा वो प्रोटेंडरी, और जिसमें फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा उसको प्रोटोगाइनस बोलते हैं। समझ गए। अब जो ये फीमेल पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा, और जो मेल पार्ट होता है वो होता है एंथर। फिर से एक बार सुनो, जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा, और जो मेल पार्ट होता है वो होता है एंथर। यानी कि जब कोई प्लांट प्रोटोगाइनस होगा तो उसमें जो स्टिग्मा होगा ये पहले मैच्योर हो जाएगा, और एंथर जो होगा वो बाद में मैच्योर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम प्रोटेंडरी की बात करें तो आप यही चीज़ को पलट लीजिएगा, यानी कि उसमें प्रोटेंडरी में एंथर पहले मैच्योर होगा और स्टिग्मा बाद में मैच्योर होगा। अगर किसी प्लांट में दो पार्ट हैं, मेल और फीमेल, जिसमें से कोई एक पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है और दूसरा पार्ट बाद में मैच्योर हो रहा है, तो ये एक बड़ी वजह हो जाती है उस प्लांट में नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन के, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं। तो पहले अगर मैच्योर हो जाएगा तो किसी दूसरे का एंथर या किसी दूसरे का स्टिग्मा यूज करके वो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। इस वजह से क्या होता है कि अगर ऐसा कोई प्लांट है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। वेराइटीज में इसकी जो पूसा मोती एक वेराइटी है वो काफ़ी अच्छी वेराइटी मानी जाती है पर्ड मिलेट की, जिसको हम बाजरा भी कहते हैं। इसका अगर सीड रेट की बात करें तो दो तरीके के सीड रेट होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट सोइंग, जैसे गेहूं की तरीके से इसको ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाए या सीड ड्रिल से इसकी बुआई कर दी जाए, और दूसरी होती है ट्रांसप्लांटिंग, जैसे कि हम पैडी में करते हैं, यानी कि धान में जिस तरीके से हम करते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं तो उसमें हमको सीड रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, लगभग 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमको सीड सोइंग करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर क्या है, ट्रांसप्लांटिंग। अगर हम ट्रांसप्लांटिंग में इसको यूज करेंगे तो उसमें 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर इनफ होता है। समझ गए। अगले अगर हम बात करें तो इसमें हाइब्रिड कुछ वैरायटीज हैं, जिसमें टिफ्ट 23A1 वाज द फर्स्ट मेल स्टेराइल लाइन फॉर पल्मिनर। ये टिफ्ट 23A1 जो है ये फर्स्ट मेल स्टेराइल लाइन वैरायटी थी, यानी कि इसके जो इस लाइन के जो मेल थे, टिफ्ट 23A1 जो लाइन थी, इसमें जितने भी मेल थे वो सब स्टेराइल थे, यानी कि उन मेल्स में फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी नहीं थी, मतलब वो जो पॉलन थे वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते। पहली जो हाइब्रिड जो वैरायटी है पर्ल मिलेट की, यानी कि बाजरा की, वो कौन सी है, HB1 है, जो 1965 में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि लुधियाना में है वहाँ से निकाला गया था। उसके बाद जैसे मैंने पूसा मोती बताया, ये एक अच्छी वैरायटी है जो IARI से डेवलप की गई थी। और PHB10 ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है जो कहाँ से निकाली गई थी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से 1975 में निकाली गई थी। तो इसमें 3 वेराइटीज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली वेराइटी HB1 है, दूसरा पूसा मोती है, और तीसरा NHB10 है। ये 3 वेराइटी आपको ज़रूर से याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेपियर ग्रास फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट वेराइटी पूसिया नेपियर 1, द फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन was carried out in 1947 between पेनिसिटिम परप्यूरम एंड पेनिसिटिम ग्लूकम। देखो 2 स्पीसीज थी,
दो वेराइटीज थी, मतलब ऐसे समझो इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, मतलब जैसे गेहूं और राई में हुआ था, गेहूं गुड़े राई में करके हमने एक ट्रिटिकेल नाम का एक फसल बनाई थी। उसी तरीके से क्या होता है कि पेनिसिटम परप्यूरम और पेनिसिटम ग्लूकम इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन किया, मतलब दो अलग अलग जीनस स्पीशीज के क्रॉप को आपस में क्रॉस कराया गया। अब बात समझना, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप गेहूं का और दाल के साथ करवा दो, गेहूं का चने के साथ करवा दो, इस तरीके से नहीं होता। कुछ लिमिटेशंस होती है। अगर आप लोगों ने जेनेटिक्स में थोड़ा पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि कुछ चीजें उसमें सिमिलर होनी चाहिए, तब हम इंट्रा स्पेसिफिक हो और चाहे इंटर स्पेसिफिक हो, दोनों तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक तो काफी आसान होता है। इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है कि स्पेसीज दोनों अलग अलग होती है। जैसे इसमें देखो, इसमें पेनिसिटम जीनस तो दोनों का एक ही है पेनिसिटम, लेकिन जो इसका स्पेसीज है लास्ट वाला, ये दोनों का अलग अलग है। एक कौन सा है, परप्यूरम है, और एक का है ग्लूकम। तो जब स्पेसीज अलग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसीज हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अगर वहीं पर जीनस और स्पीशीज दोनों का सेम हो तो हम क्या बोलते हैं उसको, तब उसको इंट्रा बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर में दोनों अलग अलग होते हैं और इंट्रा में क्या हो जाता है, सेम ही होते हैं। समझ गए? तो इसी के क्रॉस से पेनिसिटम परप्यूरम और पेनिसिटम ग्लूकम के क्रॉस से बनाया गया था नेपियर ग्रास बनाई गई थी। उसके बाद जो अगली क्रॉप है वो है ज्वार। ज्वार को बोलते हैं सोरघम बाइकलर। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है ज्वार का, वो होता है सोरघम बाइकलर। इसके अंदर जो 2n नंबर होते हैं क्रोमोजोम, वो 2n क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं, 20 होते हैं। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ सोरघम CSH1 जो 1964 में निकाला गया था, रिलीज किया गया था। कौन सी वैरायटी, CSH1। ये सोरघम की पहली हाइब्रिड वैरायटी है CSH1, काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या है, ज्वार इज नेटिव ऑफ अफ्रीका। ज्वार की जो क्रॉप है, इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो अफ्रीका माना जाता है, यानी कि अफ्रीका को इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। विच वीट, जिसको स्ट्राइगा बोलते हैं, ए रूट पैरासाइट, एक ये रूट पैरासाइट होता है, विच इज ए मेजर प्रॉब्लम इन सोरघम एंड पर्ल मिलेट प्रोडक्शन। जब कभी हम पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा और ज्वार की खेती कर रहे होते हैं, सोरघम और पर्ल मिलेट की जब खेती कर रहे होते हैं, तो उस खेत में स्ट्राइगा, जिसको विच वीच कहते हैं, ये एक रूट पैरासाइट होता है, रूट पैरासाइट वीड होता है। ये काफी हार्मफुल होता है प्लांट के लिए, क्योंकि ये एक पैरासाइट होता है और रूट में ये पैरासाइट करता है और उसी से फिर वहां से न्यूट्रिएंट लेने लगता है, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है सोरघम या पर्ल मिलेट की, वो काफी हद तक कम हो जाती है। इसके बाद अगर हम ज्वार में जो सीड रेट है इसकी बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम सीड रेट इसमें लगता है। 1 हेक्टेयर की प्लांटिंग के लिए, 1 हेक्टेयर सोइंग के लिए 10 से 12 किलोग्राम सीड इनफ होता है 1 हेक्टेयर ज्वार की सोइंग के लिए। सीड रेट फॉर द फॉडर पर्पज, इफ वी वांट टू कल्टीवेट ज्वार क्रॉप फॉर द पर्पज ऑफ कैटल फीड, देन वी शुड use 40 to 50 kilogram of seed of ज्वार for the sowing of 1 hectare field। इसके बाद अगर हम बात करें द बेस्ट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ रबी ज्वार, रबी के सीजन में ज्वार की कल्टीवेशन करने के लिए जो सबसे अच्छी वेराइटी मानी जाती है वो है M35-1, यानी कि M35-1 जो वेराइटी है, ये ज्वार की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उसके बाद फिर जो अगला पॉइंट है SASG 58-8, यानी कि 588 भी कह सकते हो या 58-8 भी कह सकते हो, इज ए मल्टी कट फॉडर वैरायटी ऑफ सोरघम। मतलब कि SSG 58-8 सोरघम की एक ऐसी वैरायटी है जिसको हम मल्टी कट कर सकते हैं, यानी कि इसकी कई बार कटाई कर सकते हैं, क्योंकि हम फॉडर पर्पज के लिए इसको ग्रो कर रहे हैं। तो फॉडर पर्पज के लिए क्या होना चाहिए, एक बार हम जैसे बरसीम को काटते हैं दोबारा फिर उग जाता है, उसी तरीके से सोरघम भी होना चाहिए कि एक बार अगर हम कटाई करें तो बार में थोड़ी कुछ दिनों बाद फिर से वहां पर पौधा उग जाए,
इससे क्या होगा कि हम एक बार सोइंग करके मल्टीपल टाइम ऑफ कटिंग कर सकते हैं एक ही फसल की। ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी जो सोरगम की है वो CSH9 है। सोरगम इज कंसीडर्ड एज ए केमल क्रॉप बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंट ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट के प्रति ये भी ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, लेकिन अगर ज्वार और पर्ड मिलेट में हम बात करें तो पर्ड मिलेट सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है ड्रॉट के प्रति। इसको हम कैमल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। बेसिक रेस ऑफ सोरगम, सोरगम का जो बेसिक रेस होती है मतलब इसकी स्पीसीज जो हैं उसमें एक है सोरगम बाइकलर जैसा अभी मैंने बताया, फिर उसके बाद गुनिया है, फिर कार्डेटम है, फिर एक खरीफ है और डूरा है। ये सब कैसी हैं? ये बेसिक रेसेस हैं सोरगम क्रॉप की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेल स्टेराइल वैरायटी, जो सोरगम की सबसे इम्पॉर्टेंट मेल स्टेराइल वैरायटी है वो कौन सी है? वो है कंबाइन काफिर 60, जिसको हम CK60 भी बोलते हैं। सोरगम क्रॉप फॉर fodder purpose should be used after 50% flowering because sorghum leaves at knee stage possess a high amount of hydrocyanic acid और ड्यूरिन और prussic acid which is poisonous to the animal। बात समझो, सोरगम की जो क्रॉप होती है जब ये 50% तक फ्लावरिंग हो जाती है इस क्रॉप में, तब इसकी हमको हार्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें HCN कम पाया जाता है प्लांट में। फिर से समझो एक बार, पहले जो होता था सोरगम की जो कटिंग होती थी वो पहली कटिंग कब करते थे? जब 50% फ्लावरिंग हो जाती थी तो उसको काट के साइलेज बनाने के लिए यूज किया जाता था। क्यों? क्योंकि जब प्लांट नी हाइट का होता है, यानी कि घुटने के बराबर का जब हाइट का, यानी पौधा जब छोटा छोटा होता है तो उसके अंदर HCN नाम का एक विषैला तत्व पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर इसको कोई एनिमल खाएगा, इसको कंज्यूम करेगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर 0.5% से ज़्यादा HCN किसी प्लांट में है तो अगर वो खाएगा तो वो उसकी डेथ हो सकती है। इसी वजह से HCN की जब मात्रा कम हो जाती है फ्लावरिंग के समय पर, 50% जब फ्लावरिंग हो जाती है तो उस समय इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। लेकिन अब जो नई नई वेराइटीज़ जो डेवलप की गई हैं सोरगम में, उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसको आप आराम से खिला सकते हैं जानवरों को, किसी भी हाइट का होने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अंडर ड्रॉट कंडीशन इफ एनिमल इज ग्रास्ड ऑफ सोरगम लीव्स ऑफ 0.5 ग्राम एब्सेंट मे बी डाई। मैंने कहा अगर ड्रॉट की कंडीशन हो, यानी कि सूखे की कंडीशन हो जाए और कोई एनिमल इसको खा ले सोरगम को, अगर उसमें 0.5 ग्राम से ज़्यादा उसने HCN खा लिया, मतलब अगर हरे चारे को खाएगा तो उसमें HCN जाएगा, अगर 0.5 ग्राम से ज़्यादा HCN वो खा लिया तो इस कंडीशन में उसकी मृत्यु हो सकती है जानवर की। सोरगम इज कॉल्ड ए कैमल ऑफ डेजर्ट, जैसे इसको कैमल क्रॉप भी बोलते हैं और उसको कैमल ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये अच्छी यील्ड दे देता है हाई टेम्परेचर और लो सॉइल मॉइस्चर में, यानी कि पानी की कमी हो, अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा हो तो भी एक अच्छी यील्ड दे देती है आपकी सोरगम की क्रॉप, इसलिए इसको कैमल ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं। इसका जो सोरगम का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो पेनिकल होता है, जिसको हम हेड भी कहते हैं। इसके इन्फ्लोरेसेंस का जो टाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिकल बोलते हैं। गेहूं का स्पाइक होता है, इसी तरीके से गन्ने का एरोज होता है। इस तरीके से अलग अलग सबके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। इसके जो सोरगम होता है इसका इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल होता है, जिसको हम हेड भी बोलते हैं। द सोरगम ग्रेन पुअर इन लाइसिन कंटेंट बट रिच इन ल्यूसिन। जो सोरगम के जो ग्रेन्स होते हैं उसमें लाइसिन जो एमिनो एसिड है वो काफ़ी लो अमाउंट में पाई जाती है, जबकि ल्यूसिन जो अमीनो एसिड होती है ये हाई अमाउंट में पाई जाती है, यानी लाइसिन कम और ल्यूसिन ज़्यादा। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।